Hello everyone, welcome back to my channel Study Lover Pratiksha Tiwari. Today we are starting a new series of a Spectrum textbook which is for a modern Indian history. So we will start with the chapter Advent of a European in India. मतलब भारत में यूरोपियों का आगमन। तो इस चैप्टर के जो स्टार्टिंग में हमें बताते हैं कि अगर हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो वो जनरली हमें वो कंटिन्यूटी में पढ़नी चाहिए। एंशियंट पीरियड, आफ्टर दैट मिडिवल पीरियड, देन मॉडर्न पीरियड। बट ये हमेशा इजी नहीं होता कि डिस्टिंग्विश कर पाना कि कौन सा पीरियड कब ख़त्म हो रहा है और कब वो दूसरा बिगिन हो रहा है। हाँ, तो जो ऐसा कहा जाता है कि जो हिस्ट्री है मॉडर्न इंडिया की, वो जनरली बिगिन होती है जब भारत में यूरोपियन का आगमन हुआ, व्हेन द यूरोपियन केम टू इन इंडिया। हाँ, बट जो यूरोपियंस थे वो 1498 में आए थे, और ऐसा कहा क्या जाता है, ऐसा है कि ये लोग तो यूरोपियंस मुग़ल से भी पहले आए थे, क्योंकि मुग़ल्स मतलब बाबर फाउंडर था मुग़ल एम्पायर का। तो फिर जो बाबर था वो तो 1526 में आया था, और जो यूरोपियंस थे वो 1498 में ही इंडिया में आ गए थे। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मेनली अबाउट जो भी यूरोपियंस हमारे यहाँ आए, चाहे वो पोर्तुगीज़ हों, डच हो, इंग्लिश यानी कि ब्रिटेन के लोग हों, फ्रेंच हो या डैनिश के लोग हैं। मतलब इस चैप्टर में हम लोग उन सभी यूरोपियंस के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया में आए और जिन्होंने इंडिया में आकर ट्रेड किया। First, we will study about the Portuguese. So, one interesting fact about the Portuguese is that they are the first European to came in India and last to go. So, इसका मतलब कि ये पहले यूरोपियंस हैं जो इंडिया में आए और ये सबसे लास्ट में इंडिया से गए थे। दे आर द वन हु स्टे फॉर अ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन अमंग ऑल द यूरोपियंस। मतलब ये सारे यूरोपियंस में सबसे लास्ट में गए थे और सबसे ज़्यादा टाइम ये इंडिया में रहे थे। Let's start the chapter. First topic is quest and discovery of sea route to India. तो आखिर कौन से ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से यूरोपियंस को सी रूट की खोज करनी पड़ी। तो जो रोमन एम्पायर था, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर इन द 7th सेंचुरी, जैसे ही रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ 7th सेंचुरी में, तो जो अरब लोगों ने अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश कर दिया। इजिप्ट और पर्शिया में अरब के लोगों ने अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश कर दिया। सो पहले जब रोमन एम्पायर था तो यूरोपियन अपना ट्रेड इंडिया से लैंड के थ्रू कर लेते थे। बट जैसे ही अरब लोग आ गए, अरब बीच में आ गए, अरब का डोमिनेशन स्टैब्लिश हो गया, तो ये लोग ट्रेड करने में इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। यूरोपियंस को इंडियन के साथ ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। उससे बाद उसकी वजह से जो इजी एसेसिबिलिटीज़ थी इंडियन की कमोडिटीज़ लाइक स्पाइसेस, कैलिकोस, सिल्क और वेरियस प्रीशियस स्टोन, मतलब जो ज़रूरी सामान था जो इंडिया से यूरोपियन ट्रेड करते थे, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई। हाँ, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने। सो इन सब की वजह से यूरोपियंस के जो ट्रेड था उसमें काफ़ी बुरा असर पड़ा। यूरोपियंस वर नॉट एबल टू डू डायरेक्टली ट्रेड विद इंडिया और दे वर इन हैवी लॉस। सो जब 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपोल फॉल हो गया और वो ऑटोमन टर्क के हाथ में आ गया, हाँ, तो ऑटोमन टर्क का राइज स्टार्ट हो गया। तो ऑटोमन टर्क का जो डोमिनेंस था वो टर्की वाले रीजन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा। सो यूरोपियंस को इंडिया से ट्रेड करने के लिए एक मिडल मैन की ज़रूरत पड़ी। और जो मतलब उन लोग को एक मिडिल मैन की ज़रूरत पड़ी, और जो ये मिडिल मैन होते थे वो अरब के लोग होते थे। हाँ, तो इन्होंने क्या कि जो रेड सी थी, हाँ, उसमें इन्होंने इस्लामिक रूलर्स ने बहुत अपनी स्टेट मोनोपली कर दी। हाँ, उसके बाद फिर ये इससे बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस रेवेन्यू इससे अर्न करने लगे। और जो और अगर जैसे कि यूरोपियंस को इंडिया से ट्रेड करना है, ठीक है, तो उनकी वजह तो ये जो मिडिल मैन होते थे इनसे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लेते थे। मतलब इवन 10 टाइम्स उनको ज़्यादा देना पड़ता था, उनको पे करना पड़ता था। सो फिर ये इन सब रीजंस की वजह से इन लोग को, जो यूरोपियंस थे, उनको ये ट्रेड बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने लगा और ये बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। तो इस सब की वजह से ड्यू टू ऑल दिस सर्कमस्टांसेस दे वर कीन टू फाइंड यूरोपियंस वर कीन टू फाइंड और एक्सप्लोर द डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। मतलब यही सारे रीज़न थे। सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रीज़न था कि मिडिल मैन के आ जाने से उन लोग का जो डायरेक्ट ट्रेड था यूरोपियंस और इंडिया का बंद हो गया, और इसकी वजह से
उन्होंने सी रूट की खोज करना स्टार्ट कर दिया। इन द 15th सेंचुरी, मतलब जो 15th सेंचुरी के टाइम पे यूरोप में एक बहुत ही चेंजेस आने लगे, बहुत ही वहाँ पे एक रेनाइसा स्टार्ट हो गया। रेनाइसांस मतलब पुनर्जागरण, वहाँ पे पुनर्जागरण की भावना उत्पन्न होने लगी। मतलब और ये रेनाइसा तो वो अपने साथ मॉडर्निटी लाया, तो उससे क्या होने लगे, उससे मतलब हर फील्ड में नए नए डिस्कवरीज होने लगे। और वो जो यूरोपियंस थे वो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं एक्सप्लोर करने लगे चीज़ों को, दूसरी कॉन्टिनेंट को, दूसरी कंट्रीज़ को वो एक्सप्लोर करने लगे। तो उसी समय यूरोप में जो शिप बिल्डिंग की जो आर्ट थी वो तेज़ी से बढ़ रही थी, एंड यूरोपियंस वर वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ अ शिप बिल्डिंग। सो यूरोपियन वर ईगर टू गो एंड फाइंड अ वे टू द ईस्टर्न कंट्री। यूरोपियंस को फिर लगने लगा कि अब जब वो शिप बिल्डिंग में इतनी उन्होंने महारत हासिल कर ली, तो फिर उनको ये लगने लगा कि वो कैसे भी करके जल्दी करके ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाए, सो दैट दे कैन डू डायरेक्टली ट्रेड विद द इंडियंस। नाउ दे हैड टू पे अ ह्यूज अमाउंट फॉर दैट प्राइस, वो फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम। अब वो क्या करेंगे कि अब वो जब डायरेक्ट ट्रेड करेंगे तो उनको इतना ज़्यादा मतलब पे नहीं करना पड़ेगा, जो 10 टाइम्स, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। और उसमें जो विदाउट मिडिल मैन अब वो ट्रेड कर सकेंगे। हाँ, जैसा कि सबको पता है कि वो ट्रेड का जो सी रूट और लैंड रूट था, दे वो बोथ रूट वॉज कंट्रोल बाय द अरब ट्रेडर। और उसी के बाद क्या हो रहा था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी यूरोप में स्टार्ट हो गए थे। एक्सपेंशन ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशन, इन मतलब बहुत ज़्यादा लैंड के एक्सपेंशन हो रहे थे, वहाँ पे नए नए क्रॉप मैनेजमेंट आ रहे थे, मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पर बढ़ रही थी यूरोप में। और इससे इन सब चीज़ों से डिमांड, मतलब अब जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीजेज विच लेड टू द इंक्रीज ऑफ डिमांड ऑफ अ लग्जरी गुड आइटम्स। मतलब जैसे जैसे वहाँ की लाइफ मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी, तो वहाँ के लोगों की लग्जूरियस लाइफ बहुत ज़्यादा होने लगी थी। और इंडिया, बट उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी, जो कि मतलब जो एक चीज़ उनको नहीं मिल पाती थी, वो स्पाइसेस। हाँ, स्पाइसेस उनको इसलिए चाहिए होते थे क्योंकि अपने मीट को प्रिजर्व करने के लिए उनको स्पाइसेस चाहिए होते, तो जो कि उनको ईस्टर्न कंट्री से ही मिल सकते थे। हाँ, बस ये चीज़ तो। और फिर और ओरिएंटल जो गुड्स होते थे, मतलब ओरिएंटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ईस्टर्न कंट्रीज से आते हैं। हाँ, तो यूरोप में उस टाइम क्या होता था, उस टाइम यूरोप में दो पोर्ट होते थे, एक था वेनिस, और एक का नाम था वेनिस और दूसरा था जिनोवा। हाँ, जो वेनिस था वो था वेनिस वॉज इन द इटली, वेनिस वॉज इन द इटली। दे वर द ओनली पोर्ट्स, मतलब ये जो पोर्ट थे वो जब तक अरब का अराइवल नहीं हुआ था, तो उससे पहले यही लोग ओरिएंटल गुड्स का ट्रेड करते थे। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द ओरिएंटल गुड? ओरिएंटल गुड्स आर द दोज गुड दैट केम फ्रॉम द ईस्टर्न कंट्रीज। तो वेनिस और जिनोवा दोनों से ही बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। अब जैसे ये लोग अरब आ गए तो उन लोग का ट्रेड एकदम से ख़त्म हो गया। हाँ, सो नाउ कंट्रीज लाइक पोर्तुगीज़ इन स्पेन कम इन फ्रंट। अब पोर्तुगीज़ और मतलब जो नॉर्थ की यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने बोला कि अब पोर्तुगीज़ और स्पेन से कहा कि अब आप लोग को ही आगे आना पड़ेगा और हम लोग को इन सब प्रॉब्लम से निकालना पड़ेगा। हाँ, तो सो अदर यूरोपियन कंट्रीज सेड टू द पोर्तुगीज एंड स्पेन दैट वी विल हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे, बट वी वांट टू गेट रिड फ्रॉम द अरब ट्रेडर। मतलब उन्होंने ये चीज़ बोली कि हम लोग आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे, वेदर इट इज़ रिगार्डिंग अ मनी, वेदर इज रिगार्डिंग द मनी पर्सनस एंड द शिप बिल्डिंग, मतलब किसी भी तरीके की, वी विल प्रोवाइड यू ऑल द टेक्निकल नॉलेज, मनी, मैन एंड शिप्स, बट प्लीज़ फाइंड अ सी रूट टू अ इंडिया। हिस्टोरियन ने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो द आइडिया ऑफ फाइंडिंग अ सी रूट टू इंडिया वॉज बिकेम एन ऑब्सेशन फॉर द प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्तुगल। मतलब प्रिंस हेनरी जो पोर्तुगल के थे, जो पोर्तुगल के राजकुमार प्रिंस हेनरी थे, उनके लिए एक मतलब एक सी रूट फाइंड करना एक ऑब्सेशन बन गया था। इनका ये चीज़ एक ऑब्सेशन की तरह बन गई थी। उनको लगता था एट एनी कॉस्ट ही हैड टू फाइंड द सी रूट टू इंडिया। और ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द, मतलब इसी वजह से उनको निकनेम उनका था वो नेविगेटर था। हाँ, उनको ये था कि कैसे भी करके उनको सी रूट फाइंड करना है, और जो मुस्लिम का डोमिनेशन है
जो मुस्लिम का डोमिनेशन है वहाँ पर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में, उसको कैसे भी करके हटाना है, एकदम से ख़त्म करना है। तो जो पॉप निकोलस फिफ्थ थे, उन्होंने हेनरी को एक बुल दिया इन 1454 और बोला कि तुम मतलब एक बुल देकर के ये बोला कि तुम्हें कैसे भी करके सी रूट फाइंड करना है और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना है। बट अनफॉर्चुनेटली प्रिंस हेनरी का ये सपना पूरा नहीं हो सका, एज ही डाइड इन 13 नवंबर 1460 में उनकी डेथ हो गई। इस वजह से उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। फिर देन इन 1497 में एक बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, दैट इज़ अ ट्रीटी ऑफ टॉर्डेस्ला वॉज साइंड। द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेस्ला वॉज साइंड बिटवीन पोर्तुगीज़ और स्पेन के बीच में ट्रीटी ऑफ टॉर्डेस्ला साइन हुआ। अब इस ट्रीटी ऑफ टॉर्डेस्ला में ये था कि एक अटलांटिक ओशन में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। हाँ, और जो कि फिर मतलब ये 1300 माइल वेस्ट ऑफ द केप वर्डे आइलैंड के पास इन लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन अटलांटिक ओशन में ड्रॉ कर दी। उसमें ये बोला गया था कि पोर्तुगीज कुड क्लेम एंड ऑक्यूपाई एवरीथिंग टू द ईस्ट, मतलब जो चीज़ें जितनी भी चीज़ें ईस्ट में थी वो पोर्तुगल उसको मतलब वहाँ पर पोर्तुगल देखेंगे। हाँ, और जितनी भी वेस्ट में है वहाँ पर वो लोग स्पेन के लोग वो मतलब स्पेन जो है वो वेस्ट में जाकर सी रूट फाइंड करेंगे। ये एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेस्ला। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1487 में एक पोर्तुगीज़ नेविगेटर जिनका नाम था बार्थोलोमी दियाज, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेडिशन स्टार्ट किया और वो जाके वो पोर्तुगीज़ से चलते 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 वो वहाँ पर केप ऑफ गुड होप में पहुंचकर उनको ऐसा लगा कि वो इंडिया आ गए। बट अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया नहीं आए, तो उनका ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं था, बट एटलीस्ट ये केप ऑफ गुड होप तक तो आए थे। इन्होंने ईस्ट मतलब इन्होंने वो रास्ता तो खोज लिया था ना जहाँ से इंडिया की तरफ जाना है। हाँ, तो इन्होंने ये बार्थोलोमी दियाज थे जिन्होंने केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका में पहुंच गए थे। उसके बाद वास्को डगामा आए। हाँ, वास्को डगामा अपने 3 शिप के साथ आए, जो कि उनकी जो शिप के जो उनका पायलट था उनका नाम था अबुल माजिद। अबुल माजिद ये लोग कैलिकट पहुँचे जो कि केरल में है। हाँ, जो कैलिकट ये 11 ऑलमोस्ट इनको 11 महीने लग गए। ये ही रीच द वास्को डगामा रीच्ड India in slightly less than 11 month in May 1498 में ये वहाँ पर पहुँच गए, इंडिया में पहुँच गए। यहाँ आते ही इनका वेलकम हिंदू रूलर जमोरिन ने किया। उस टाइम जो कैलिकट के रूलर थे जमोरिन थे, उन्होंने इनका बहुत अच्छे से वेलकम किया। हाँ, तो उस टाइम अरब ट्रेडर हैड अ गुड बिजनेस ऑन अ मलाबार कोस्ट। उस टाइम अरब ट्रेडर्स का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था मलाबार कोस्ट में। हाँ, मगर वो इनके आने से बहुत ज़्यादा ऑफेंड हुए, मतलब वो नहीं चाहते थे कि अरब नहीं पोर्तुगीज़ यहाँ पर आकर, अरब डोंट वांट कि पोर्तुगीज़ आकर यहाँ पर ट्रेड करें। हाँ, फॉर सेंचुरी बहुत सालों से इंडियन ओशियन में जो ट्रेड कर रहे थे, वो इंडियन ओशन में जो ट्रेड कर रहे थे वो इंडियंस थे, अरब, अफ्रीकन, चाइनीज़, जैवनीज़ और बहुत सारे लोग इंडिया में ट्रेड कर रहे थे। बट इन्होंने कभी भी ये नहीं किया कि नहीं केवल इन्हीं को ही ट्रेड करना है, बाकी किसी को वो सब शेयरिंग और बहुत अच्छे से मिलजुल का काम कर रहे थे। बट वास्को डगामा का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। ही वॉन्ट टू मोनोपोलाइज द इंडियन ओशन, ही वॉन्ट टू ट्रेड ओनली इन इंडिया, मतलब वो चाहते थे कि उनके सिवा कोई भी वहाँ पर ट्रेड ना करे। और उनको ऐसा इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था कि वो पोर्तुगीज़ को इंस्ट्रक्शन पहले से ही दे दिया गया था कि उनको क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करनी है। हाँ, तो ये जो वास्को डगामा थे वो इंडिया में 3 महीने तक रुके, और जब ये वापस गए तो इन्होंने अपना खर्चा वर्चा आने से मिला करके सामान खरीदने तक का इनका जो प्रॉफिट था वो 10 टाइम्स ज़्यादा था। हाँ, उन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, ही अर्नड अ ह्यूज एंड अ ट्रिमेंडसली प्रॉफिट बाय हिज एक्सपीडिशन। उसके बाद और ये 3 महीने इंडिया में रुक के इन्होंने प्रॉफिट कमा के फिर ये रिटर्न हो गए। रिवाइज वॉट एवर वी हैव स्टडी इन दिस वीडियो। द पोर्तुगीज़ इन इंडिया, मतलब ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से पोर्तुगीज़ इंडिया में आए। तो इसमें ये बोला जाता है कि जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हो गया 7th सेंचुरी में, तो अरब ने अपना डोमिनेशन इस्टेब्लिश कर लिया। हाँ, और उससे क्या हुआ कि जो पहले डायरेक्ट ट्रेड कर लेते थे यूरोपियंस इंडियन के साथ, और जो ईजी एसेसिबिलिटी थी लाइक स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन, कैलिको, सिल्क, ये जितनी भी चीज़ें थी जो पहले डायरेक्ट उनसे ट्रेड हो जाता था यूरोपियन और इंडियन के बीच में, अब वो डिक्लाइन होने लगा। फिर 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपोल ऑटोमन टर्क के हाथ में चला गया।
तो उससे क्या हुआ, रेड सी का एरिया है, जो मेडिटेरेनियन का सी रूट है, वो पूरा दोनों ही मुस्लिम अरब के ट्रेडर्स के हाथ में आ गया। तो लैंड एंड सी रूट जो वो दोनों ही उन पर उनका कंट्रोल हो गया। फिर 15 सेंचुरी में रिनाइसा हो गया। उससे क्या हुआ, यूरोप में रिनाइसा का टाइम आ गया। उसमें शिप बिल्डिंग और नेविगेशन, मतलब शिप बनाने की बहुत ही ज़्यादा इन लोगों को अच्छी आर्ट थी, और इन लोगों ने नए नए नेविगेशन करने के भी तरीके सीख लिए थे, जिससे कि ये लोग ईस्टर्न कंट्रीज़ में खोज कर ले, मतलब उनकी कंट्रीज से कोई ऐसा रूट खोज ले जिससे कि उनको अरब का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अरब के जो लोग होते थे वो मिडिल मैन होते थे, और वो मतलब बहुत ज़्यादा उन लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और मतलब उन लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता था यूरोपियंस को ट्रेड करने में, क्योंकि वो लोग 10 टाइम्स उनको पे करना पड़ता था। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगे थे यूरोप में। उससे क्या हुआ था कि लग्जरी लाइफ उनकी, मतलब बहुत ज़्यादा जो था, उनके लग्जरी गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, और उनको जो उनके पास स्पाइसेस की उनको नीड होती थी, जो कि फुलफिल होता था ईस्टर्न कंट्रीज से। उनको मीट को प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि केवल इंडिया या ईस्टर्न कंट्री से ही फुलफिल हो सकती है। हाँ, तो इसकी वजह से भी उनको लगा कि नहीं, अब तो कोई रास्ता ऐसा खोजना पड़ेगा जिससे कि मतलब हम लोग डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं इंडिया और यूरोप। फिर उसके बाद जो प्रिंस हेनरी थे, वो उनका एक ऑब्सेशन बन गया कि सी रूट को फाइंड करना। उनको इसी वजह से उनका निकनेम नेविगेटर रखा गया। उनके जो फिर उन्होंने क्या किया, मतलब उनको ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे इस चीज़ के लिए कि उनको इंडिया में जाना है, वहाँ से डायरेक्ट इंडिया की मतलब ट्रेड रूट खोजना है, और उनको स्प्रेड करना है, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करनी है हर जगह। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है 30 नवंबर 1460 में। फिर एक सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसला। दिस ट्रीटी साइन बिटवीन अ पोर्तुगीज एंड स्पेन। इन दिस इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन इन द अटलांटिक ओशियन एंड विच, इसमें बोला गया था कि जो ईस्टर्न का एरिया है वो पोर्तुगीज जाके वहाँ पर सी रूट खोजेंगे, और जो वेस्टर्न का एरिया है वहाँ पर स्पेन खोजेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ईस्टर्न में पोर्तुगीज़ का था, तो सबसे पहले पोर्तुगीज़ ही यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि वेस्टर्न में तो स्पेन को बोल दिया गया था कि आपको सी रूट खोजना है। फिर 1487 में एक एक्सपेडिशन हुआ बार्थोलोमे दियास का, जिन्होंने केप ऑफ गुड होप के अफ्रीका तक वहाँ पर वो पहुँच गए थे। फिर वास्को ड गामा अपनी 3 शिप के साथ, जिनके पायलट अबुल माजिद थे, जो कैलिकट में पहुँचे। हाँ, और फिर उन्होंने मतलब एक्सपेडिशन जो वास्को डगामा का ही सबसे पहले सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि बार्थोलोमी दियास तो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका तक ही पहुंचे थे। वास्को डगामा इंडिया के कैलिकट में पहुंचे, वहाँ पर उनको वहाँ के रूलर जमोरी ने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया, और वो वास्को डगामा यहाँ पे 3 साल तक रहे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा 3 महीने के लिए इंडिया में रहे। उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया। तब उन्होंने अपना पूरा खर्चा निकाल करके, मतलब जो भी उनका लगा आना जाना प्लस और जितना भी उनका उन्होंने ट्रेड किया, उसमें उनको प्रॉफिट 10 टाइम्स हुआ। और फिर उस टाइम जब वास्को ड गामा इंडिया में आए थे, तो उस टाइम इंडिया में बहुत से लोग रूल कर रहे थे, मतलब रूल सॉरी बहुत से लोग ट्रेड कर रहे थे मलाबार कोस्ट में। चाइनीज, जापानीज, अरब, बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे थे। बट वास्को ड गामा का ये इंटेंशन था, वो सिर्फ वही ट्रेड करना चाहते थे। उनका यही इंटेंशन था, वो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने का मेन उनका जो ऑब्जेक्टिव था, वो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना था, और यहाँ के इंडिया के ईस्टर्न कंट्रीज़ के जो ट्रेड को मोनोपलाइज करना उनका मेन एम था। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। Thanks for watching my video. Please do like, share and subscribe to my channel if you like my video. Thank you.